हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेजर पेपर 8 हिस्ट्री चैप्टर 6। चैप्टर 5 तक ऑलरेडी आपका हो चुका है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अब वहां से क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है फैसिज्म इन इटली। हिंदी में बोले तो फांसीवाद इन इटली, फांसीवाद इटली में, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आपको क्या करना है कि क्लास में अंत तक बने रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ बेनिटो मुसोलिनी इन इटली। तो इटली में बेनिटो मुसोलिनी के उदय के कारणों का वर्णन करना है। यहाँ पे लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, हम एक एक लाइन का मतलब आपको समझाएंगे कि आखिर यहाँ पे लिखा क्या गया है। तो यहाँ पे लिखा गया, इटली में बेनिटो मुसोलिनी के उदय के पीछे कई गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। इसका कहने का मतलब है कि इटली में बेनिटो मुसोलिनी के सत्ता में आने के पीछे राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़े कई बड़े कारण भी थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसका कहने का मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और इटली ने युद्ध में हिस्सा लिया लेकिन उसे फ़ायदा नहीं मिला, इसीलिए लोग नाराज हो गए। आगे लिखा गया, देश में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। इसका कहने का मतलब है कि लोगों के पास नौकरी नहीं थी, पैसे की कमी थी और चीज़ें महंगी होती जा रही थी। किसान और मजदूर वर्ग अपनी स्थिति से असंतुष्ट थे और हड़तालें व आंदोलन हो रहे थे। इसका कहने का मतलब किसान और मजदूर खुश नहीं थे, इसीलिए वे विरोध कर रहे थे, यानी प्रोटेस्ट कर रहे थे। आगे लिखा गया, सरकार कमजोर थी और राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी हुई थी। इसका कहने का मतलब है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी और बार बार बदलाव हो रहा था। तो संसद में बार बार सरकार बदल रही थी, जिससे लोगों का लोकतंत्र पर से विश्वास कम हो गया था। इसका कहने का मतलब है कि बार बार सरकार बदलने से लोगों को डेमोक्रेसी पर से भरोसा नहीं रह गया था। आगे लिखा गया है, इसी समय मुसोलिनी ने स्वयं को एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत किया। इसका कहने का मतलब है कि इसी हालत में मुसोलिनी ने खुद को एक ताकतवर नेता के रूप में दिखाया। उसने ऐसी सोच फैलाई जिसमें देशभक्ति, नियम और ताकत को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो उसकी बातें लोगों को पसंद आई क्योंकि वे मजबूत और स्थिर सरकार चाहते थे। अमीर लोग और मिडिल क्लास भी मुसोलिनी के साथ थे क्योंकि वे समाजवाद का डर उन्हें समाजवाद का डर था। तो 1922 में रोम पर मार्च के बाद राजा ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। इसका कहने का मतलब है कि 1922 में मुसोलिनी ने ताकत दिखाकर रोम तक मार्च किया, उसके बाद राजा ने उसे पीएम बना दिया था। इस प्रकार कमजोर सरकार, आर्थिक संकट और मजबूत नेतृत्व की चाह ने उसे उदय को संभव बनाया। इसका कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर खराब हालत में भी कमजोर सरकार और मजबूत नेता की जरूरत ने मुसोलिनी को सत्ता में ला ही दिया था। तो अब अगला सवाल है कि राइट द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली, यानी इटली में फांसीवाद के उदय के कारण लिखिए। तो इटली में फांसीवाद के उदय के कई महत्वपूर्ण कारण थे। इसका कहने का मतलब है कि इटली में फांसीवाद बढ़ने के पीछे बहुत ही बड़े बड़े कारण और जरूरी कारण थे इसमें। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इटली की आर्थिक हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, जिससे लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया था। और युद्ध खत्म होने के बाद इटली को वर्साय संधि से फ़ायदा नहीं मिला, इसीलिए लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज हो चुके थे। तो लोगों को लगा कि उनके देश के साथ गलत व्यवहार किया गया है। तो सरकार टिक नहीं रही थी और ठीक से काम भी नहीं कर पा रही थी। देश में अव्यवस्था बढ़ रही थी और मजदूर लगातार विरोध और हड़ताल कर रहे थे। तो अमीर लोग डर रहे थे कि समाजवाद आने से कहीं उनकी संपत्ति छिन न जाए, इसीलिए वे ताकतवर सरकार चाहते थे। तो इस स्थिति में मुसोलिनी क्या करते हैं कि मुसोलिनी ने एक नई सोच दी जिसमें देश की ताकत, नियम और एकता को महत्व दिया गया।
तो लोगों को यह विचार अच्छा लगा क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षित और स्थिर जीवन की उम्मीद थी, इसीलिए उनको अच्छा लगता था इनका विचार। तो इन सब वजहों से फांसीवाद बहुत ही जल्द फैल गया और मजबूत भी हो चुका था। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। डिस्क्राइब द इंटरनल पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी। तो मुसोलिनी की आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक नीति का वर्णन करना है तो यहाँ पे लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि मुसोलिनी देश में ऐसी सरकार बनाना चाहती थी जिसमें सारी ताकत उसके हाथ में हो और वही सब फैसले ले। सत्ता में आने के बाद उसने क्या किया कि लोकतंत्र को खत्म करना शुरू कर दिया था। कौन? तो मुसोलिनी क्या करते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करना शुरू कर देते हैं और संसद की ताकत घटा दी गई और बाकी सभी पार्टियों को बंद कर दिया गया। सिर्फ उसकी पार्टी को ही रहने दिया गया, बाकी सारी पार्टियों को हटा दिया गया था। तो अखबार और मीडिया को कंट्रोल किया गया ताकि कोई सरकार की आलोचना न कर सके, यानी कोई सरकार के खिलाफ न बोल सके। तो लोगों को खुलकर बोलने और अपनी राय देने की आज़ादी नहीं थी। मजदूर यूनियन को सरकार के अधीन कर दिया गया और हड़ताल करना मना कर दिया गया। तो स्कूल में भी बदलाव किया गया और बच्चों को देशभक्ति, नियम और फांसीवाद की सोच सिखाई जाती थी। तो पुलिस और जासूसी सिस्टम को मजबूत किया गया ताकि जो विरोध करे उसे रोका जा सके। तो देश में क्या था? देश में डर का माहौल बन गया था ताकि लोग सरकार के खिलाफ न जाए। थोड़े समय के लिए व्यवस्था ठीक हुई लेकिन लोगों की आज़ादी पूरी तरह खत्म हो गई थी। अब अगला सवाल है, डिस्क्राइब द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी, यानी विदेशी नीति का वर्णन करना है आपको इसमें। तो अब कहानी सुनिए विदेशी नीति के बारे में। तो मुसोलिनी चाहता था कि इटली एक बहुत बड़ा, ताकतवर और बड़ा देश बने जो दूसरे देशों पर राज करे। वह चाहता था कि इटली पहले के रोमन साम्राज्य जैसा महान और शक्तिशाली बने। उसने दूसरे देशों पर हमला करके अपना क्षेत्र बढ़ाने की नीति अपनाई और उसने क्या किया कि उसने दुनिया के नियमों और लीग ऑफ नेशन की बातों को नज़रअंदाज किया। तो 1935 में 1935 में उसने इथोपिया पर हमला किया और उसे जीत लिया, जिससे लोग उसे और ताकतवर समझने लग गए। तो उसने क्या किया कि अल्बानिया देश को भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो पहले वह हिटलर से दूर था लेकिन बाद में दोनों दोस्त बन गए और साथ मिलकर दूसरे देशों पर दबाव बनाने लग गए थे। तो ये दोनों क्या करते थे? दूसरे देश पर साथ में मिलकर के दबाव बनाने लग गए थे। तो उसने क्या किया कि उसने स्पेन के अंदर चल रहे युद्ध में भी दखल दिया था। उसकी नीति से इटली थोड़े समय के लिए ताकतवर लगा लेकिन बाद में इससे बड़ा युद्ध हुआ, मतलब विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार 2 होने लग गया था और इटली को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। अब अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैसिज्म, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ इट्स राइज, यानी फांसीवाद से आप क्या समझते हैं, इसके उदय के कारणों का वर्णन करना है आपको। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि फांसीवाद एक ऐसी सोच है जिसमें देश और सरकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। व्यक्ति की आज़ादी इसमें कम होती है। तो इसमें एक ताकतवर नेता होता है, सख्त नियम होता है, देशभक्ति और सेना की ताकत को जरूरी माना जाता है। इटली में फांसीवाद बढ़ने के पीछे कई वजह भी थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इटली की आर्थिक हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। लोगों के पास नौकरी नहीं थी, वे गरीब थे और चीज़ें भी महंगी हो गई थी। तो सरकार ठीक से काम भी नहीं कर रही थी और बार बार बदल भी रही थी। इसीलिए लोगों का भरोसा खत्म हो गया, डेमोक्रेसी पे से, लोकतंत्र पे से भरोसा खत्म हो गया था। तो इटली को युद्ध के बाद फायदा नहीं मिला, जिससे लोगों को लगा कि उनके देश का अपमान हुआ है और मजदूरों के आंदोलन और समाजवाद बढ़ने से अमीर और मध्य वर्ग डर गए थे। उन्हें लगा कि एक ताकतवर सरकार की स्थिति को संभाल सकती है, एक ताकतवर सरकार ही स्थिति को संभाल सकती है, इटली की बिगड़ती हुई स्थिति को ताकतवर सरकार ही संभाल सकती है। तो इस समय
मुसोलिनी ने फांसीवाद की बात की, जिसमें उसने मजबूत और स्थिर देश का वादा किया। तो इन सभी वजह से क्या हुआ कि फांसीवाद तेजी से फैल गया और मजबूत बन चुका था। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ मुसोलिनी, मतलब मुसोलिनी के प्रारंभिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के एक छोटे गांव में हुआ था। तो उनके पिता लोहे का काम करते थे और उनकी माँ स्कूल में पढ़ाती थी। तो उनका बचपन सामान्य और साधारण जीवन में बीता है, ज़्यादा सुविधाएं उनको नहीं मिली थी। तो उन्होंने पढ़ाई की और आगे चल कर के टीचर की नौकरी भी की। जवान होने पर वे समाजवाद की सोच से प्रभावित हुए और कुछ समय तक उस आंदोलन का हिस्सा भी रहे। तो उन्होंने अखबार में एडिटर के रूप में भी काम किया है, यानी संपादक के रूप में काम किया है। और वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय उनकी सोच बदल गई और वे देशभक्ति की तरफ हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फांसीवाद की शुरुआत की और धीरे धीरे एक ताकतवर नेता बन गए। तो उनके जीवन में कोई कठिनाइयाँ या बदलाव आए, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ और बदलाव आए थे, जिनसे उनका व्यक्तित्व बना और वे आगे चल कर के बड़े नेता बन चुके थे। अब अगला सवाल है आपका, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फैसिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट इन ब्रीफ। फांसीवाद प्रशासन के प्रभाव क्या थे, संक्षेप में बताना है आपको। तो फांसीवाद शासन का इटली पर बहुत ही अच्छा और बुरा दोनों तरह का असर पड़ा है। तो एक तरफ देश में सख्त नियम और मजबूत सरकार बन चुकी थी, जिससे कुछ समय के लिए व्यवस्था ठीक हो गई। फैक्ट्री और सरकार कामों में थोड़ी तरक्की हुई। ये जो दोनों है, सरकार में और फैक्ट्री में, इन दोनों में थोड़ा तरक्की आया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बोले तो यह सरकार पूरी तरह एक तानाशाह के नियंत्रण में थी। तो लोगों की आज़ादी छिन गई थी और जनता की सरकार पर से भरोसा उठ चुका था। तो अखबार और लोगों की बोलने की आज़ादी भी रोक दी गई थी। स्कूल और समाज में ज़बरदस्ती फांसीवाद की सोच सिखाई गई थी। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे उन्हें सख्त सज़ा भी दी जा रही थी इसमें। तो आगे चल कर के इस शासन के कारण क्या हुआ कि युद्ध हुआ और देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो आखिर में यह शासन इटली के लिए अच्छा नहीं रहा, बल्कि देश को बहुत ही ज़्यादा हानि हुई। फांसीवाद की वजह से बहुत ही ज़्यादा हानि हुआ और वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुका था इसके वजह से। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर 6 में आपका सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया था इसमें, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि अगले क्लास का वेट करना है। कमेंट में पूछ लेना है कब क्लास चलेगा, नहीं चलेगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 और 8, मे बी 7 या 8 पढ़ेंगे। जितना क्वेश्चन होगा उस हिसाब से क्लास लिया जाएगा। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है। ये क्लास यहीं पे एंड कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि इतना मेहनत लगता है। तो चलिए, धन्यवाद।